गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। नाजरीन, एनए 75 ज़िमनी इलेक्शन के मामले पर रिटर्निंग ऑफिसर ने अपना जवाब जमा करा दिया है। इब्तदा में नून लीग ने 20 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग की बात की थी। हुक्मरान जमात ने भी इसकी तायद की, मगर आज इलेक्शन कमीशन में लीगी उम्मीदवार के वकील ने पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग का मुतालबा कर दिया है। दूसरा मामला है वज़ीर आज़म के दौरे श्रीलंका का, जहां पाक श्रीलंका दोस्ती एसोसिएशन का ऐलान मुतवक्के है। आला क़यादत से मुलाकातें हो रही हैं, मगर पार्लियामेंट से खिताब नहीं हुआ, और ये कि इस दौरे को भारत में मुख्तलिफ तनाजुर में देखा जा रहा है। आखिर में बात करेंगे सेनेट इलेक्शन के ज़ाब्ता इखलाक की भी। नाज़रीन, हमारे पैनल में बात करने के लिए आज मौजूद है नासिर बेग चुगताई साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा आयशा बख्श हमारे पैनल का हिस्सा है, दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और कामरान यूसुफ भी आज हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के वक्त का। पहले सेगमेंट की जाने बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग नून ने एनए 75 के पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने की इस्तदा कर दी है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार के वकील सलमान अकरम राजा ने इलेक्शन कमीशन में दलाइल दिए और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज में आला तरीन सतह पर धांधली की निशानदही की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को आईनी जिम्मेदारी अदा करने से रोका गया। हमारा सवाल ये है कि क्या मामले की शफाफियत के लिए इंतखाब दोबारा होना चाहिए? जनरल साहब, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, धांधली तो खैर वो अभी एक इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, लेकिन शकूक व शुबहात तो लाजमन पैदा हुए जब ये ट्रेसेबल नहीं थे। खास तौर पे अगर मैं देखूं, जो प्रेस रिलीज इशू की थी इलेक्शन कमीशन, उसके बाद शकूक व शुबहात जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हुए और ये यकीन की हद तक समझ लग गई कि कोई ना कोई कहीं गड़बड़ है इसमें। अब चीज ये है कि पूरे हल्के में इलेक्शन करवाना, वैसे तो मेरा ख्याल है कि अगर ये कर दिया जाए, मेरी अपनी जाती राय है कि वो बेहतर है। उसकी वजह यह है कि हर जगह पे अक्सर पोलिंग स्टेशंस के ऊपर फायरिंग वगैरह देखी गई। लोग, ये मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर्स जो है वो फिर रहे थे आदादाना, और उनका अपना एक इम्पैक्ट वो क्रिएट करते होंगे, वहां पे किया होगा लाजमन। तो मेरा अपना ख्याल तो यही है कि बेहतर होगा कि अगर पूरा इलेक्शन वहां पे दोबारा करा दिया जाए, लेकिन उससे पहले इंतजाम जो है वो बड़े फूल प्रूफ होने चाहिए। ये एक्सरसाइजेज बार बार नहीं हो सकती। वहां पे पुलिस की कुछ जिम्मेदारियां थी, अगर पुलिस पूरी नहीं जिम्मेदारी अदा कर रही है, रेंजर्स को बुलवा सकते हैं वहां पे डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर दोबारा खराब हुई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ा जरूरी है कि पहले अरेंजमेंट इंश्योर कर दिए जाए और इलेक्शन कमीशन उस पर करे। लेकिन इसमें भी चूंकि सारे हकायक इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद हैं, स्टेटमेंट्स लोग ही मौजूद हैं, तो फैसला बारसूर उन्हीं को करना चाहिए, और जो फैसला इलेक्शन कमीशन करे वो सारों को कबूल करना चाहिए। ठीक है। नासिर बेग चुगताई साहब, इलेक्शन का मामला बज़ाहिर सादा नज़र आता है, लेकिन उस पर वसाइल खर्च होते हैं, कौम का पैसा लगता है। इसके अलावा दीगर मामलात भी मैनेज करना मुश्किल होता है गवर्नमेंट के लिए। इंतजामी सतह पर अगर देखा जाए, रिटर्निंग ऑफिसर ने 14 हल्कों में 14 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन की सिफारिश की है, लेकिन मुस्लिम लीग नून कहती है कि पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब कराया जाए। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? जनरल साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जो शकूक पैदा हो गए हैं, जो शुबहात पैदा हुए हैं, जो वाक़यात हुए हैं, वो तो इतने बड़े कनवास पर हैं कि यकीनी तौर पर आप इसको टाल नहीं सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक खौफ मुझे और भी है कि अगर दस्का को हमने यूं ही जाने दिया, लेफ्ट ओवर कर दिया हमने, चलो गेंद छोड़ दी, तो बाउंसर आई थी, छोड़ दी हमने झुककर, तो आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में और कौमी और सूबाई इंतखाबात में क्या होगा? कितना खून खराबा होगा। देखें, डस्का ने आपको बताया है कि मुआशरे में तशद्दुद, नफरत कितनी बढ़ गई है, और इसको मेरा ख्याल है डस्का में ही रोक देना चाहिए, और ये ऐसे इक़दाम करने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज बहुत क्लियर है, बहुत वाज़ेह है, और ये पहले बार है इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया है। जहाँ कहीं भी उसको मौका मिला उसने स्टैंड लिया है। हम नहीं जानते कौन लोग हैं, ये ब्यूरोक्रेसी से आए हुए लोग हैं, जज तो है नहीं शायद ये, तो उन्होंने स्टैंड लिया है, बात की है, लेकिन इनको और स्टैंड लेना चाहिए था। इनको चाहिए था कि जो थानेदार और जो पुलिस के अफसर, जो DPOs इसमें मुलविस, तो उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए था, गिरफ्तारी का ऑर्डर देना चाहिए था। इनका इख्तियार था, ये इनका इख्तियार था। अब उन्होंने दिया नहीं, लेकिन ये कि उन्होंने एक स्टैंड लिया है, रिटर्निंग ऑफिसर्स को हौसला दिया है, वो बयानात दे रहे हैं, बहुत से अभी तक हाजिर नहीं हुए हैं, और अब मुस्लिम लीग नून कह रही है पूरे इलाके में कराया जाए। बताया जाता है कि बाज़ इलाकों में 2-2, 3-3 घंटे पोलिंग बंद रही है। बाज़ इलाकों में पोलिंग बूथ जो हैं वो घेराव में रहें, मुहासरे में रहें।
कोई उनके कोई इनके, तो लोग मुंतशिर हो गए, लोग वोट देने के लिए जा नहीं पाए। ये एक ऐसी दलील है जो मान सकते हैं। और मेरा ख्याल ये है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करने के लिए बहुत सख्ती के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ वह इंतखाबात करा दिए जाएँ, ताकि आने वाले वक्त जो है वो बुरा ना हो। ठीक है आयशा, आप क्या समझती हैं कि ये जो मामला मजीद पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है, 14 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग होनी चाहिए या पूरे हल्के में होनी चाहिए, मामला सुलझेगा कैसे? देखिए, मामला इस तरह सुलझेगा कि पहली तो इब्तिदा कर ली इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम करके कि जिस दिन ये इलेक्शन हुआ पंजाब में, उस दिन जो इंतजामी इदारे और कानून नाफिज करने वाले इदारे थे वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके और ना ही वो इलेक्शन कमीशन के साथ अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए राबते में आ सके। दूसरी बात यह कि जुमे के बाद से जो चुगताई साहब अभी बात कर रहे हैं, पोलिंग स्टेशंस पर इंतखाबात रुकना शुरू हो गए थे। अब जो आरओज़ की रिपोर्ट आज आई है वो ये बताती है कि हमारा जो इलेक्शन करवाने का निजाम है ये इसमें कितने लूप होल्स हैं, कहां कहां पर फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं। तस्लीम करती है आरओ की रिपोर्ट जो जमा करवाई गई है कि ये 13 से 18 जो हल्के हैं, जिनके 13 के तो पोलिंग ऑफिसर से भी बात हुई, 75% वहां वोट डाला। और जो उनके इंटरव्यूज किए गए वो ये बता रहे हैं किसी के पास गाड़ी का मसला हो गया, किसी को मौसम की शिद्दत असरअंदाज हो गई, किसी का फोन बंद हो गया। तो ये रिपोर्ट ये बता रही है कि नताइज में रद्दोबदल किया गया है। इलेक्शन कमीशन इसको तस्लीम कर रहा है, पीओस के बयान तस्लीम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो 40% से 75% वाली बात जो उस दिन से हो रही थी वो अभी रिपोर्ट्स के जरिए दुरुस्त साबित हो रही है। सो पहली बात तो यह कि उन लोगों की निशानदेही होनी बहुत जरूरी है इलेक्शन कमीशन के जरिए जो वजह बने इस पूरे मसले को पेचीदगी में डालने के। एक जिमनी इंतखाब कौमी असेंबली की नशिस्त पर हो रहा था, पूरे सूबे की एक तरह से स्टेट वहां लगी हुई थी कि किस तरह से इसको अरेंज कराया जाएगा, तमाम इदारे मौजूद थे, लेकिन वो एक बेहतर तौर पर शफाफ इंतखाब नहीं हो सका। सबसे पहले तो जिम्मेदारान का सामने आना, उनको सजा मिलना जरूरी है अगले इंतखाब की तरफ बढ़ने से। और अब जहां ये मुतालिबात की बात की जा रही है कि 20 स्टेशन पर करवाए जाए, 15 पे करवाया जाए, पूरे पे करवाया जाए, मेरा ख्याल से पूरे पर होना जरूरी है, इसलिए कि फायरिंग के वाकयात उस दिन दोपहर से पहले और दोपहर के बाद काफी ज्यादा रिपोर्ट हुए। कुछ वीडियोस ऐसी भी सर्कुलेट कर रही हैं जहां पर खवातीन ये कह रही हैं कि आप हमें जाने दें पोलिंग स्टेशन पर, और पुलिस के लोग कह रहे हैं कि फायरिंग हो रही है। सो पुलिस का काम तो यह है कि आप लोगों को पोलिंग स्टेशन तक बाहिफाजत पहुंचाएं, ना कि आप उनको रोकें कि आप वोट डालने पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जा सकते। और खौफ व हरास का जो एलिमेंट वहां हल्के में उस दिन बनाया गया फायरिंग करके, जाहिर बात है उसने असर तो डाला होगा लोगों के बाहर निकलने पर। कुछ पोलिंग स्टेशंस पर तो और तरह के मसाइल थे, मगर कहीं और हल्के के अंदर या इलाके के अंदर और तरह का असर इस्तेमाल किया गया ताकि वोटिंग टर्नआउट कम हो जाए। अब ये दोनों तरह से भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो इदारों का काम और जिम्मेदारी थी वो ये था कि साफ शफाफ इंतखाब का इनेकाद जो नहीं हो सका। अगली बार इस तरफ बढ़ने से पहले जरूरी है कि वो लूप होल्स कम किए जाएं और ऐसे लोग जो वजह बने हैं उनके ऊपर पाबंदी या उनके ऊपर सजा जो कि सामने आनी चाहिए ताकि निजाम जान सके, क्योंकि एक दो दिन का काम नहीं है। जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको सजा देना आपके ख्याल में बहुत ज्यादा जरूरी है। कामरान साहब, दो पहलू हमारे सामने, एक ये कि रीपोलिंग हो, दूसरा ये कि जिम्मेदारान को सजा दी जाए। अगर प्रायोरिटी सेट करने की बात हो तो पहले कौन सा काम करना जरूरी है? मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलनी चाहिए। जहाँ तक इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात की बात है तो आज भी इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ है। ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर देख रही है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर तो कोई बेकायदगी सामने ना आई तो वो जल्द जो हतमी नतायज हैं उसका ऐलान कर देंगे, अदरवाइज़ दोबारा पोलिंग का ऐलान करेंगे। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट जो शवायद हमें नज़र आ रहे हैं वो तो बड़ा वाज़ेह है कि इलेक्शन पर इन नताइज पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। यहाँ पर हम 20 हलकों की बात कर रहे हैं। देखें, धांधली करने के और बहुत से तरीके होते हैं। ये तो वोटिंग वाले दिन ये काम हुआ, तो इसका मतलब ये है कि जो धांधली करवाना चाहते थे उन्होंने और तरीके भी इस्तेमाल किए होंगे। तो ये जो 20 हलकों में ये जो सारा मामला हुआ, उसके बाद जाहिर है कि जो पूरा पोलिंग का प्रोसेस है वो मशकूक हो गया है। और मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है, दो के ज़ाहिर है कि टैक्स पेयर्स की मनी का ज़रूर दोबारा खर्चा होता है, लेकिन क्योंकि सियासी दर्जा हरारत को कम करने के लिए और मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात ना हो, साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो, दोबारा पोलिंग करवाने में कोई हर्ज नहीं है। और वैसे भी
जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन के हामी हैं, तो 20 हलकों के बजाय अगर तमाम उस हल्के में पोलिंग हो जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसकी वजह यह है कि उनके हारने या जीतने से उनकी हुकूमत तो नहीं जाएगी, असल में तो जंग यहाँ पर बयानिए की है। तो मेरे ख्याल में इतने एविडेंस मौजूद हैं कि दोबारा इस पे पोलिंग करवाई जाए। और दूसरा जो एक्शन लेने की आपने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन की 19 फरवरी की रात की जो प्रेस रिलीज है वो मेरे ख्याल में पंजाब हुकूमत के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक चार्जशीट है कि किस तरीके से वहाँ के चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब और सियालकोट के डिप्टी कमिश्नर किस तरीके से इलेक्शन कमीशन के साथ उन्होंने बिल्कुल ताउन नहीं किया। तो इसके ऊपर क्योंकि पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक सेपरेट इंक्वायरी ऑर्डर करनी चाहिए कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ उस दिन क्यों ताउन नहीं किया, और जो भी जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एविडेंस मौजूद है और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। नसीम सिद्दीकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सलमा। आप ये देखें कि इसमें सबसे बड़ी जो नाकामी है वो पंजाब हुकूमत की है। कहाँ पर थी पुलिस, कहाँ पर थे बाकी फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस? वहाँ पे 2 लोगों का कत्ल हो जाता है, सरेआम फायरिंग हो रही है। मतलब एक इलेक्शन, एक हल्का, उसमें इतनी ज़्यादा बद इंतज़ामी। मुझे तो खौफ आ रहा है कि जो 2023 के इलेक्शन होंगे वहाँ पे किस किस्म की कत्लो गारत होगी। ये हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है और ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सरासर जिम्मेदारी पंजाब गवर्नमेंट की थी, ये वज़ीर आला बुज़दार साहब की नाकामी है। दूसरी तरफ आप ले लें कि जो भी इसके ज़िम्मेदारान हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन की बड़ी अच्छी NBC ने बात की कि एक खुद मुख्तार इदारा नज़र आ रहा है। ये क्रेडिट हम हुकूमत को देते हैं। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि इदारे मजबूत होने चाहिए, हमें एक मजबूत इदारा नज़र आ रहा है, उन्हें फैसला करना चाहिए। मैं पूरे इलेक्शन के हक़ में नहीं हूँ, पूरा इलेक्शन नहीं होना चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन फैसला करे। पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसे इतने फालतू नहीं हैं कि आप इस तरह की चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या गारंटी कि आप जब दोबारा इलेक्शन कराएंगे वहाँ पे इस किस्म की बदइंतज़ामी नहीं होगी। जहाँ पे आपने फाइंड आउट किया है कि ये पोलिंग स्टेशन से यहाँ गड़बड़ हुई है, एक तो उनके जो किरदार है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, दूसरा उतने ही पोलिंग स्टेशन में रीपोलिंग कराएँ ताकि उस पर ज़्यादा आप कंसनट्रेट कर सकते हैं, उधर ज़्यादा फोर्सेस आप लगा सकते हैं। जब ज़्यादा फोर्सेस लगाएंगे तो आप तरीके के साथ उसको कंपाइल कर लेंगे। अगर आपने दोबारा इलेक्शन कराया और फिर कहीं 2 जगह गड़बड़ हो गई तो फिर आप कहेंगे फिर इलेक्शन कराओ, तो ये बार बार नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन को फैसला करना चाहिए, आज़ादाना फैसला करना चाहिए, और जिन पोलिंग स्टेशंस पे गड़बड़ हुई है वहाँ पे सिर्फ रीपोलिंग होनी चाहिए। ठीक है, आपके ख्याल में जब दोबारा पोलिंग हो तो ये इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि महकमा मौसमियात से कंसल्ट कर लें कि उस दिन डस्का में धुंध तो नहीं पड़नी, बारिश तो नहीं होनी, तूफान तो नहीं आना कि कहीं फिर जो अमला है उसको उठाना। सलमा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है इसमें, आप ये भी देखें कि जो दूसरे हलकों के लोग हैं उनका क्या काम है, वहाँ पे जा रहे हैं। अब राना सनाउल्लाह फैसलाबाद से अपनी पूरी फौज लेके डस्का पहुँचते हैं। PTI पे भी पाबंदी हो, नून लीग के ऊपर भी पाबंदी हो कि बाहर के लोग उस हल्के में नहीं आएंगे। ठीक है, बाहर के लोग उस हल्के में नहीं आएंगे। और कामरान साहब ने कहा कि पुलिस पर भी पाबंदी होनी चाहिए। नासिब चुगताई साहब कह रहे हैं बिल्कुल। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ना, एक ब्रेक से वापस आकर हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे श्रीलंका की। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर श्रीलंका में मौजूद हैं, जहां वो मेज़बान मुल्क की आला क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का श्रीलंका का ये पहला दौरा है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी राब्तों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान श्रीलंका दोस्ती एसोसिएशन का ऐलान भी मुतवक्के है। हम अपने पैनल के सामने ये सवाल रखेंगे कि इम्कानात क्या मौजूद हैं। नासिब चुगताई साहब, ये बहुत इम्पोर्टेंट दौरा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात एंटी टेररिज्म कैंपेन में आज के नहीं, बहुत पुराने हैं। और मुझे तामिल जद्दोजहद याद है जब मुसला वहाँ बगावत थी, एयरपोर्ट तक पर अटैक हो रहे थे, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान श्रीलंका की मदद कर रहा था। मुझे वो दिन भी याद है कि जब राजीव गांधी श्रीलंका में परेड का मुआयना कर रहे थे और पीछे से उन पर अटैक हुआ था। नफ़रत की बात है, कितनी नफ़रत थी उनमें। तो तामिलों में और दूसरे जो हिंदू हैं उनकी आपस की लड़ाई का भी मुझे अच्छी तरह पता है। पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात दिफाई में भी पहले से मौजूद हैं, सकाफ़ती तबादले हमारे होते रहते हैं। लेकिन अभी जो हाल में कुछ वाक़यात हुए
उनसे जो फ़िरक़ा वाराना सूरत हाल थी वो ख़राब हुई। लेकिन बहुत बेहतर ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने जाने से पहले उसको रिजॉल्व किया, हल किया। और एक सबसे बड़ा मुतालबा मुसलमानों का ये था कि मुसलमानों के जो मैयतें हैं उनको जलाने के बजाय दफन करने की परमिशन दी जाए, वो दे दी गई। तो मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट के खिताब का मसला है, मुख्तलिफ इत्तलात हैं। इत्तला ये है कि कोविड की वजह से नहीं हुआ, एक इत्तला ये है कुछ अरकान असम्बली खिलाफ थे, जो यकीन भारत तमाज़ होंगे, वो खिलाफ थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिताब के, तो इसलिए खिताब नहीं हो पाया। ठीक है, मुलतवी कर दिया, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये कि पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात से भारत भी खाइफ है। भारत इस बात से भी खाइफ है कि नेपाल भी पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ा रहा है, दोस्ती बढ़ा रहा है। और साथ ही साथ ये कि और ममालिक भी जो सार्क के ममालिक हैं वो पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अफ़गानिस्तान का मुझे पता नहीं, उसका एतबार भी नहीं है मुझे अफ़गानिस्तान का। बांग्लादेश अभी उसी तरफ है, हिंदुस्तान की तरफ ही है। लेकिन ये कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू करना चाहिए कम से कम सार्क की हद तक। और भी मुकामात हैं, और भी हमारे मसाइल हैं, लेकिन बहुत अच्छा दौरा है और इस दौरे के नताइज सामने आने चाहिए। ठीक है, जनरल साहब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस दौरे को लेकर आवाम की? देखिए, श्रीलंका के साथ जो नौयत है ताल्लुकात की वो बड़ी गहरे हैं और बाज़ पॉलिटिकल लेवल पे वो इतनी गहराई नजर नहीं आती, लेकिन हमारे मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है उनके साथ। उनके ऑफिसर्स यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, पाकिस्तान में मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं और बहुत अरसे से पुराने करते आ रहे हैं। मुझे याद है कि आज से 5-6 साल पहले जो यहाँ पे सफीर थे श्रीलंका के, वो उससे पहले श्रीलंकन आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। लेकिन जब मैं मिलिट्री एकेडमी में था तो वो मुझसे एक और सीनियर थे आगे वहां पे, और यहाँ उनके साथ बड़ी गपशप रहती थी, अक्सर हमारी शादियों वादियों पे भी आते जाते थे। तो ये वहां के आर्मी और हमारे बहुत सारे दोस्त वहां पे, बाद ब्रिगेडियर रिटायर हो गए, तो वो ताल्लुक इतना गहरा है और उसमें इतनी गुडविल है कि वो कम करना बड़ा मुश्किल है। दूसरी तरफ ये है कि उनके बड़े मुश्किल वक्त में जब तामिल उनके बिल्कुल गले पे आए हुए थे और उनको बड़ा नुकसान पहुंचा रहे थे, पाकिस्तान ने उनको बहुत इक्विपमेंट मुहैया किया था और पाकिस्तान की सपोर्ट को वो बिल्कुल एक्नॉलेज करते हैं। पाकिस्तान आज भी उनकी मदद करता है और वो भी हमारी मदद करते रहते हैं। साउथ अफ्रीका से बाजू का टेररिस्ट आके तो वो पहले उधर जाते हैं, उधर से फिर श्रीलंका से इधर पहुंचते हैं तो वो पकड़े जाते हैं, श्रीलंकन इतला वगैरह देते हैं। तो ये इंटेलिजेंस शेयरिंग का काम भी बहुत ज्यादा है उनके साथ। तो इस वजह से ये हो सकता है कि उन्होंने पार्लियामेंट में किसी वजह से नहीं तकरीर करने दी। ये इंडियन प्रेशर भी हो सकता है उनके ऊपर, वो बड़े एक्सपोज्ड है इंडियन प्रेशर को, बिल्कुल करीब है उनका मुल्क। और उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि उनकी अपनी मुसलमान वहां पे हैं और वो सोचते हों कि अगर इमरान खान ने इस्लामफोबिया पे कोई बात कह दी तो उनको अंदर प्रॉब्लम्स ना पेश आए। मगर ये रेसिप्रोकल चीज है। कल अगर उनके लीडर यहाँ पे आते हैं तो बिल्कुल आपका भी हक है कि आप उनको पार्लियामेंट में एड्रेस करने दें या ना करने दें, तो इस पे तो इतराज करना नहीं चाहिए और ना ही करें। ताल्लुकात की नौयत बिल्कुल गहरी और मेरा नहीं ख्याल कि वो उसमें फर्क होगा। फिर आप देखिए कि क्रिकेट का ताल्लुक श्रीलंका से इमरान खान का बहुत ज्यादा है। मेरा अपना अंदाजा है कि वहां पे इमरान खान एज एन इंडिविजुअल भी एज ए क्रिकेटर बड़े पॉपुलर है, तो इसलिए आज से दौरे का नतीजा मेरे नुक्ता निगाह से बड़ा अच्छा हो। ठीक है, कामरान साहब क्या चेंजेस आएंगी ताल्लुकात में इस दौरे के बाद? मेरे ख्याल में इस दौरे को एक तो आप बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए और दूसरा रीजनल कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, जैसे नासिर बेग चुगताई साहब ने भी कहा कि श्रीलंका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, नेपाल के साथ बेहतर हो रहे हैं। उसके पीछे एक फैक्टर है, वो है चीन, क्योंकि चीन का बहुत ज़्यादा असर रसूख है श्रीलंका के अंदर, जिसकी वजह से ना सिर्फ भारत बल्कि मगरब और अमेरिका भी बहुत परेशान है। और 2015 में क्या हुआ कि जब महिंदा राजापक्से जो अब वज़ीर आज़म हैं, वो उस वक्त सदर थे, जब वहाँ पर इंतखाबात हुए श्रीलंका में, तो रॉ और CIA ने वहाँ पर इलेक्शंस को मैनिपुलेट करके महिंदा राजापक्से को हरवा दिया वहाँ पे। और उसका मकसद ये था क्योंकि महिंदा राजापक्से जो हैं वो कहा जाता था कि बहुत प्रो चाइना है, लेकिन जाहिर है कि क्योंकि वो धांधली की बुनियाद पर जो दूसरी भारत नवाज या मगरब नवाज जो हुकूमत वहाँ पे आई थी वो इतना अर्सा नहीं ठहर सकी। लास्ट ईयर सितंबर में इलेक्शंस हुए और फिर हमने देखा कि उनके जो भाई हैं गोताबाया राजापक्से जो अब वो सदर हैं और वो
जनरल साहब ने अभी जिक्र किया कि बहुत से उनके जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पे ट्रेनिंग करते रहे हैं, तो उनके जो गोताबाया राजापक्से हैं वो पाकिस्तान में गालिबन ट्रेनिंग कर चुके हैं और 10 साल तक वो डिफेंस सेक्रेटरी रहे जब महिंदा राजापक्से प्रेसिडेंट थे, जब तामिल के खिलाफ उनकी ये जो जंग जारी थी, तो पाकिस्तान के साथ उनका बड़ा क्लोजली ताल्लुक रहा है। तो ये जो दौरा है इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से भारत उस पर बहुत गहरी नज़र रखे हुए है, क्योंकि इस वक्त भारत और श्रीलंका के दरमियान एक तलखी भी पाई जाती है और उसकी वजह यह है कि हाल ही में ये जो पक्सा ब्रदर्स हैं, इन्होंने एक टर्मिनल का तामीर करने का मुआहदा था जो अडानी ग्रुप है भारत का, जिसको खुद मोदी ने चुना था कि वो वहाँ पे टर्मिनल तामीर करें, उसको उन्होंने मनसूख कर दिया है। तो इसका मतलब है कि चीन का जो असर रसूख बढ़ रहा है। और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखें हम, तो उसमें जिक्र भी किया महिंदा राजापक्से ने कि सी पैक एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और उसमें श्रीलंका भी जो है उसका हिस्सा बन सकता है, जो भी BRI है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बहुत सिग्निफिकेंट विजिट है और शायद भारत की जो परेशानी है वो किसी हद तक जायज़ भी है। ठीक है नसीम साहब। देखिए सलमा, इसमें बात यह है कि एक तो कोविड के बाद उनका प्राइम मिनिस्टर का पहला दौरा है किसी बाहर के मुल्क का। ये बड़ी एक खुशाइन चीज़ है कि चीज़ें शुरू हो गई है, क्योंकि हमें सफारती ताल्लुकात तमाम मुल्कों से बढ़ाने और ख़ास करके जो हमारे हमसाए मुल्क हैं, करीब के मुल्क हैं, उनके साथ हमें अपने ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर करने। श्रीलंका से हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं और हमेशा हमने उनके जो ताल्लुकात हैं उनको एंजॉय किया और ख़ास तौर पे जैसे जनरल साहब ने कहा कि वॉर ऑन टेरर में हम दोनों ने एक दूसरे मुल्कों की बहुत ज़्यादा खिदमत की है। दूसरी बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि श्रीलंका एक बड़ी टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे दुनिया से लोग जाते हैं। तो एक तो हमारा ये टूरिस्ट का जो बायलेटरल ताल्लुकात है इसको भी बढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल से जुल्फी बुखारी साहब प्राइम मिनिस्टर के साथ गए हैं, वो इस बात पे भी ज़रूर वहाँ पे कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो अगर श्रीलंका के लोग पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान के लोग श्रीलंका जाए, बजाय हम जब दूर दराज मुल्कों में सयाहत के लिए जाते हैं, तो ये जो हमारे कुर्बो जवार में जो ममालिक मौजूद हैं, इनसे जब पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे तो पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। क्योंकि इसी बेल्ट में जिस तरह चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, ईरान से बेहतर हो जाए, अफगानिस्तान से बेहतर हो जाए, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से, तो हमें अपने ब्लॉक से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। और मेरे ख्याल से अमेरिका को परेशानी भी यही है कि अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बन जाता है तो उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। लेकिन ये श्रीलंका का दौरा बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के क्रिकेट के दौर से ही बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और उनके कुछ क्रिकेटर्स भी जो है वो भी सियासत में है। राणा टुंगे भी एक ज़माने में जो है वहाँ से पॉलिटिक्स करते थे। तो ये ताल्लुकात दोनों तरफ की बहुत बेहतरी होने की उम्मीद है। बेहतरी की जानिब जाएंगे। आयशा, जिस तरह से एनबीसी ने और जनरल साहब ने माजी का तो एक बात जिक्र कर दिया कि हमारे ताल्लुकात किस सतह के और कितने गहरे रह चुके हैं, मगर हालिया इस दौरे की बात कर लीजिए, खिते के हिसाब से बहुत अहम है। एक तरफ चीन है, चीन का रसूख है, तो दूसरी तरफ भारत के खदशात भी मौजूद हैं। श्रीलंका ये भी कोशिश कर रहा है कि जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल का 46वां इजलास है उसके अंदर उसकी कोशिश है OIC मेंबरान की वो हिमायत ले सके। एक उसकी ये एफर्ट भी है कि पाकिस्तान की तरफ से उसके साथ हिमायत उसको रहे। दूसरा भी ऊपर कोविड-19 लेके जो वहां मुसलमान है और उनके लिए जो उनके वजीर आजम की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ था, जो भी मुझे लेटेस्ट पता चला है वो हुकूमत की जानिब से उसको फिर वापस ले लिया गया है कि जो उनका प्रोटोकॉल इस वक्त चल रहा है और वही मुस्लिम्स के लिए भी चलेगा। तो खिताब ना होना और कुछ इस तरह के वाकयात को लेकर जो भारत का असर भी श्रीलंका में किसी हद तक का मौजूद है। कुछ ऐसी चीजें हैं कि श्रीलंका आगे बढ़ना चाहता है, ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना चाहता है। चाइना का एलिमेंट भी पूरी तरह से मौजूद है। वो किसी भी तरह इस दौरे को पॉजिटिवली कंक्लूड करना चाहेंगे, ना कि कंट्रोवर्शियल हो किसी तरह। तो जो ऐसी छोटी छोटी चीजें नजर आ रही हैं, जो मीडिया में रिपोर्ट होती हैं पाकिस्तान की तरफ से भी, जिन पर खामोशी रखी गई है, वो इसीलिए हाईलाइट नहीं होने दिया जा रहा कि इसको बड़ा ना किया जाए विदाउट एनी रीजन, इसको किसी भी तरह से कोई तनाज़े की सूरत में इख्तियार करे, बल्कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और मामलात को मजीद आगे लेकर जाए। और चाइना का फैक्टर कहीं भी इसमें भूलना नहीं चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके साथ साथ हमारा जो भी डेलीगेट गया है साथ, उसमें बिजनेसमैन मौजूद हैं, ताजिर बिरादरी मौजूद है। तो तिजारत के एंगल से ये कहना चाहिए कि बहुत बड़ी पेशरफ्त हो सकती है बहुत से सेक्टर्स के अंदर, जिसमें स्पोर्ट्स है, हमारे ऑटो के सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल है। पॉजिटिव रहेगा हर हिसाब से, इम्कानात भी अच्छे रहेंगे। लेकिन जाहिर बात है जब भारत सर पर मौजूद है, दरमियान में है, श्रीलंका के ऊपर भी उसका असर है किसी हद तक, तो उसकी कोशिश रहेगी कहीं ना कहीं कि वो अपनी गेम्स प्ले कर सके। उम्मीद है कि पॉजिटिव पाकिस्तान और श्रीलंका आगे बढ़े। ठीक है, आपका पॉइंट भी आ गया आयशा। इसके साथ ही हम इस सेगमेंट को भी क्लोज करेंगे, ना ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आने के बाद हम बात करेंगे सेनेट इलेक्शन से मुतालिक ज़ाब्ता अखलाकी। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाब के ज़ाब्ता इखलाक का इब्तदाई मुसवदा जारी कर दिया है। सदर मुमलिकत और गवर्नर्स इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा नहीं लेंगे। धमकी, लालच और तहाइफ के एवज वोट डालने या दिलवाने पर पाबंदी होगी। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को अखराजात सिर्फ मखसूस बैंक अकाउंट से करने की हिदायत दी है। हमारा सवाल यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन अमल दरामद भी करवा पाएगा? आयशा, देखिए, सबसे पहले तो बात यही अभी तक तय नहीं हो सका कि ये इलेक्शन होना कैसे हो, ओपन या खुफिया। मामला अदालत में भी है, वहां ऑर्डिनेंस भी आया है, तो आप ये अंदाजा करें कि इस इलेक्शन के शफाफ होने की कहानी कहां से शुरू होती है और ये कहां तक जाएगी। और ये जो सब कुछ आप फोन नहीं अंदर लेके जाएंगे, हमारे सामने माजी में वीडियोस आ चुकी हैं। सदर और गवर्नर्स अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पैसे का इस्तेमाल नहीं होगा। ये सब बातें एक तरफ, वजीर आजम पाकिस्तान कह चुके हैं कि सेनेट इलेक्शन है, मंडी लगी हुई है, बोलियां लग रही हैं, बिक रहे हैं सेनेटर्स। पीटीआई बलोचिस्तान से यार मोहम्मद रिन साहब ये बात कर रहे हैं, पीटीआई सिंध से लियाकत साहब ये बात कर रहे हैं। सो जिस मुल्क में वजीर आजम बता रहा है कि मंडी लगी है, या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनको बुलाकर पूछना चाहिए कि आप सबूत दें, या फिर चीफ इलेक्शन कमीशन को वो ये बताना चाह रहे हैं कि आपके नीचे इस तरह का इलेक्शन हो रहा है। सो मेरे ख्याल से ये बात ही कहना ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद होगा। हमारे सामने हालिया ज़िमनी इंतखाब है, इवन नौशहरा वाले इलेक्शन को लेकर पीटीआई जा चुकी है इलेक्शन कमीशन के पास। सो ये तो मुमकिन ही नहीं कि ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद हो जाए। जिस दिन खुद पार्लियामान में बैठे लोगों को इस बात का एहसास, जिस दिन लोगों को एहसास हो गया, उस दिन शायद अमल दरामद हो सके। एनबीसी, देखिए, बात ये कि एक सीधा साधा इंतखाब है, उसको इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं? आप यकीन है सुप्रीम कोर्ट के पास एक जवाब है इस पर बहस करने का। लोग बहस कर रहे हैं, दो दिन बातचीत चल रही है। अब कहा है आधा घंटे बात करो, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने कह दिया कि टाइम तो ख़त्म हो रहा है, 3 मार्च आने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अब ब्रीफ कर दो अब। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इंतखाबात का जो तरीक़ाकार है वही रहेगा, वही रहना चाहिए। 228 के तहत, 118 के तहत वही रहना चाहिए। आया आदमी वोट दे, जिसको चाहे वोट दे, मतलब कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी फ़िलहाल सिर्फ चेयरमैन और सेनेट के लिए है कि वो उसका खुफिया इंतखाब होगा, वो भी खुफिया नहीं होना चाहिए मेरी राय में। लेकिन कुछ तो हो ना, कोई तो बात आगे बढ़े और तरीक़ाकार के मुताबिक बढ़े, ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं बढ़े, रेफरेंस के जरिए नहीं बने। पार्लियामेंट अपने आप को आप बताए कि वो पार्लियामेंट है और अपने फैसला खुद करे। पार्लियामेंट को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना होगा। जनरल साहब, देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये इलेक्शन किसी भी सूरत में शफाफ हो सकता है। ये यहाँ की रीत है, पैसे का इस्तेमाल, और वो होगा। आप खुफिया इलेक्शन करा लें तो ज्यादा हो जाएगा, और अगर आप ओपन बैलेटिंग कराएंगे तो होगा तब भी। उसकी बुनियादी वजह मैंने नोट ये किया है कि मैंने ये नोट किया है, जो मैं स्टडी कर सका हूं, कि हमारी सियासी ज़हन जो है इंतहाई ज़रखेज़ है और इनमें कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई नई इजादात लाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके आप देख लीजिए, हमारे मुल्क में जो कुछ है होते हैं, बड़ा कम है दुनिया में किसी और के पास ऐसा जादू हो। तो यहाँ ये बिल्कुल मुमकिन है, ये कोई ना कोई तरीका। ये कहते हैं जी एक मखसूस अकाउंट से पैसा रखे, और भाई जो यहाँ पे वीडियो में जो अंबार दिखाया था नोटों का, वो बैंकों में रखा हुआ था, वो लोगों ने घरों में रखे हुए हैं, घरों से निकाल के ला के पैसा लगा के तो उधर फारिग करेंगे। तो ये सोचना भी गलत है। असल चीज क्या है कि क्या आपने पॉलिटिकल पार्टीज ने कैंडिडेट मेरिट पे चुने? अगर आप कैंडिडेट मेरिट पे लेके आएंगे, वो पैसा लगाना खुद ही नहीं, उसके पास की बात नहीं होगी, वो पैसा लगाएगा नहीं। उसमें उसका मुखलिस होना, उसका वाकई सियासी कंट्रीब्यूशन उसकी हो, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज हो। ये नहीं कि वो बैठा हुआ अमेरिका में, उसको पता ही नहीं, अचानक कहीं से को आया, उसको आपने डाल दिया, तो लाजमन पैसे लगाएगा। और फिर उसकी माली हैसियत भी देख लें, अगर वो माली हैसियत वाकई उसकी है ऐसी कि उसके पास पैसा बहुत है, तो क्यों नहीं लगाए? तो ये कैंडिडेट की सिलेक्शन का वक्त जो है वो मेरा ख्याल है वहां मयार हम आके कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उसके बाद फिर सब कुछ होता है। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब, आप देखें कि ओपन बैलेट हो या खुफिया तरीके से हो, बात यह है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है, ये जो पैसे का लेन देन है, जो ख़रीदो फरोख्त है, ये ख़त्म होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की इसी तरह ही मिसाल है, जैसे खट्टी मीठी गोलियाँ हैं, वो हमेशा इस तरह के ज़ाब्ता अखलाक आ जाते हैं। लोग असेंबली में जाते हैं, वहाँ पे हल्फ भी उठाते हैं, लेकिन हल्फ की भी रोकरदानी करते हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है। लोग असेंबलियों में, सेनेट में लोगों को अपने मसाइल के लिए भेजते हैं। जनरल साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि आउट ऑफ द ब्लूज़
कोई उठ के आता है। जब आप देखते थे कि सूबाई असेंबली या कौमी असेंबली में लोग अपने हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं, लोग उनको जानते हैं, वो उनके दुख दर्द को जानते हैं, शादी ब्याहों में जाते हैं, अमवात पर जाते हैं, लेकिन सेनेटर आउट ऑफ द ब्लूज उठ के कहीं से आ जाता है और हमने अक्सर देखा है कि करोड़पति अरबपति होते हैं। तो जब वो पैसे लगा के सेनेट में आएंगे तो लाजमी बात है उन्होंने अपने पैसे रिकवर भी करने और उसमें मुनाफा भी बनाना है। तो बेसिकली बात ये होनी चाहिए कि शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, और अगर ओपन बैलेट करवा दें इसमें हरज क्या है? इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है। पहले तो पीपल्स पार्टी भी कहती थी, नून लीग भी कहती थी, मिसाक जमहूरियत में इसका उन्होंने जिक्र किया, लेकिन अब क्यों घबरा रहे हैं? इन सब को मिलकर चाहिए कि ऐसा लाएमल तय करें जिससे शफाफियत पे कोई धब्बा ना आए। ठीक है, कामरान यूसुफ साहब। देखिए, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है और हुकूमती हल्के खुद कह रहे हैं कि करोड़ों की डील्स हो रही हैं, दुबई में हो रही हैं, काला धन जो है इसमें इस्तेमाल हो रहा है। हमें ये, और ख़ास करके हुकूमत को ये बयानात देते वक्त एहतियात करनी चाहिए। फैटफ का इजलास हो रहा है और हम एक तरफ दावा कर रहे हैं कि हमने अपने कवानीन बड़े सख्त कर दिए हैं कि अब मनी लॉन्ड्रिंग हो नहीं सकती, पाकिस्तान से बाहर पैसा जा नहीं सकता, और दूसरी तरफ आप खुद ये बयानात दे रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर पैसा जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए और वहाँ पे डीलिंग हो रही है, तो आपका जो केस है वो भी ख़राब हो सकता है। ये एहतियात करनी चाहिए। दूसरा, ज़ाब्ता अखलाक की जहाँ तक बात है, तो ये 2018 का भी अगर आप ज़ाब्ता अखलाक निकाल के देख रहे हैं, जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था, तो बड़ा खूबसूरत है, बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन उस पर अमल दरामद कितना होता है ये हमें सब पता है, और इस दफ़ा भी अमल दरामद होता बिल्कुल नज़र नहीं आता। यहाँ पर जो जावेद हाशमी साहब हैं, बड़े सीजनड पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने एक वे आउट बताया, बड़ा रेडिकल सा वे आउट है। उन्होंने कहा कि इसका एक ही हल है, आप ऐसा करें कि हर सूबे की सेनेट की 50-50 नशिस्तें कर दें और सेनेट का इलेक्शन भी कौमी असम्बली की तरह बराह रास्त करवाएं, और सेनेट का भी इख्तियार हो कि वो लीडर ऑफ द हाउस यानी कि वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में वोट दे सके। और इस तरह जो छोटे सूबों का गिला है कि सिर्फ पंजाब ही डिसाइड करता है कि कौन इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म होगा, वो मसला भी हल हो जाएगा। शायद एक उनका आइडिया है, बट ये आइडिया बुरा नहीं है। अदरवाइज आप जो मर्जी करें, ओपन बैलेट कराएं, सीक्रेट बैलेट कराएं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, मेरे ख्याल में करप्शन और ये धांधली, मेरे ख्याल में पैसा चलता ही रहेगा। आपके ख्याल में जावेद हाशमी साहब के मशवरे पर अमल करना चाहिए। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पर, मुबीन की जानिब से वो वीडियो बनाई गई थी और उसका कंटेंट बस इतना था कि ये हम है, ये हमारी कार है और ये पार्टी हो रही है, लेकिन इसका एक वर्जन हमारे पास भी मौजूद है। वो आपको जरा वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद अपने तज्जियाकारों का वन लाइनर तबसरा उस पर लेंगे। नासिर बेग चुगताई साहब, क्या कहना चाहेंगे? मुझे समझ में ये तो बड़ा अलमनाक सूरत हाल है, और मैं समझता ये हूँ कि मेरा दिल आपने बिठा दिया। ये तो खंडर है, तहजीब का खंडर है, ये हमारी सियासत का खंडर है। ये हमारे मुस्तकबिल के वो बच्चे हैं जिनको जाके आगे बढ़ रहे हैं, और कहाँ खड़े हैं लोग। मुझे बहुत अफसोस हुआ है देखकर। और यकीनन एक पहलू ये भी है हमारे माशरे का, हमारे समाज का, एक पहलू ये भी है, एक तरफ बेतहाशा गुर्बत है और एक तरफ बेतहाशा महारत है। बीच में नज़र नहीं आ रहा। मिडिल क्लास तो हमारी गायब हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, फना हो रही है। गरीब जो है वो खंडर पे खड़ा हुआ बता रहा है आपको। अब मुझे लगता ही यूँ है कि जिसने बनवाया है शायद उसने सटाया नहीं है, उसने जानबूझकर ये आपको बताया है, ये ताज़ियाना लगाया है, ये बताया है आपको कि आप कहाँ खड़े हो। आप इस मुल्क के अंदर, पूरे खित्ते के अंदर हमारी सबकी पोजीशन क्या है, हम कितने भूखे हैं, कितने बेघर हैं, और कितने लोग हैं जो हमारी गुर्बत का एक मंजर पेश किया है, यानी इसमें जलसा। देखिए, इससे ये तो अंदाजा नहीं हो रहा कि किस शहर और किस जगह की है ये, पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा, कौन सा गांव, लेकिन लाजमन ये तस्वीर का एक रुख मौजूद है। और हमारे इलाकों में गुर्बत जो बिल्कुल इतनी ज्यादा है कि देख के इंसान को दुख होता है, लेकिन इसका मदावा करने का कभी भी किसी ने सोचा नहीं। कभी भी मैंने नहीं देखा कि हुकूमतों ने इसके बारे में कोई बड़ी प्लानिंग की हो, सोचा हो इसके बारे में। बासूरत इसका कोई हल होना चाहिए। हमने गवर्नमेंट का ये जो ज़कात का मसला है वो भी हमने रखे हुए हैं, पैसे आते हैं, वो पैसे ही बांट देते हैं हम लोगों को, वो भी कोई प्रोडक्टिव काम में अगर इस्तेमाल होते हैं लोगों को दिए जाते हैं। मकसद कहने का ये है कि हमारे ज़राए महदूद जरूर हैं, लेकिन मुखय्यर हज़रात दुनिया में, पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको भी तवज्जो देनी चाहिए इस माशरे को बेहतर करने के लिए, किसी को आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। ठीक है, कामरान साहब, वन लाइनर प्लीज।
मेरे ख्याल में ज़ाहिर है कि ये रिफ्लेक्शन है कि पार्टी शायद उन्हीं लोगों के लिए होती है जिनके पास पैसा है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जिनको अगर के पास खाने के लिए पैसे ना हो तो वो पार्टी का क्या तसव्वुर करेंगे। तो इसका सलूशन मेरे ख्याल में यही है कि जब तक आपकी मईशत रिवाइव नहीं करती और इस तरीके से रिवाइव करे कि जो उसके समरात हैं वो चंद लोगों तक महदूद ना रहें, बल्कि उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो हर शहरी तक पहुँचे। और जब हर शहरी तक पहुँचेगा तो शायद फिर आपको इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अभी शायद हम उस मंजिल से बहुत दूर हैं। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब, आप देखें ये हमारे माशरे के ऊपर एक तमाचा है। हम सोशल मीडिया को ही सारी ज़िंदगी समझते हैं और समझते हैं कि पूरा पाकिस्तान पार्टी कर रहा है और पार्टी करना बड़ी अच्छी बात है और बड़ा खुशहाल है, जबकि दूसरा रुख ये है कि हमारे मुल्क में 90% इस बच्ची की तरह के लोग हैं जो कहते हैं कि ये हमारा घर है और हम रो रहे हैं, और वाकई लोग महंगाई की वजह से रो रहे हैं। अगर हुकूमत वक्त 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख घर दे दे तो शायद इन गरीबों का कुछ मदावा हो जाए, नहीं तो जिस बच्चे की तरफ जाएंगे, जिस गली मोहल्ले में जाएंगे, आपको इसी तरह की वीडियो, इसी तरह के सीन नज़र आएंगे कि लोग बेयारो मददगार बैठे हुए, ना उनके पास रहने के लिए घर है, ना खाने को रोटी है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों के लिए बिजली और गैस के बिल देने मुश्किल हो गए। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से वादा किया गया था इक़्तिदार में आने से पहले कि लोगों को घरटियाँ दी जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि हुक्मरान जमात अपने सियासी मसाइल से निकलकर इस जानिब भी तवज्जो देगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।